Hello everyone, welcome back to our new video from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our new topic from the chapter The Age of Industrialization and welcome all of you to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम अपने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस के हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, जो कि हमने अपने चैप्टर को लास्ट की वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया था। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद हम अपने चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हम आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ट द स्पिनिंग जेनी। इसमें क्या था बेटा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि वुमेन वर्कर जो थी ब्रिटेन में उन्होंने अटैक किया था किसको, स्पिनिंग जेनी को। देखिए, वुमेन वर्कर इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी बिकॉज इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। इसने जो स्पिनिंग प्रोसेस था बेटा, उस प्रोसेस को क्या कर दिया था, स्पीडेड अप कर दिया था। कंसिक्वेंटली रिड्यूस लेबर डिमांड, जिसकी वजह से क्या डिमांड हो गई थी बेटा, आपकी रिड्यूस हो गई थी लेबर की डिमांड। बाय द यूज ऑफ मशीन ए सिंगल वर्कर कुड टर्न ए नंबर ऑफ स्पिंडल। बेटा मशीन्स के यूज से बेटा कोई भी सिंगल वर्कर जो था एक नंबर ऑफ स्पिंडल को टर्न कर सकता था। सेवरल थ्रेड्स जो थे बेटा वो एक साथ ही निकाल सकता था, जिसके कारण बेटा एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस फैल जाती थी। तो जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के कारण बेटा इसका एक खतरा बना रहता था, जिसके कारण इसका अपोज हो रहा था बेटा। और जो वुमेन वर्किंग वूलन इंडस्ट्री में होती थी बेटा, तो उन्हें फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। तो उसी के रिगार्ड में एक क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब फैल जाती थी। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन हुई थी, तो इससे क्या होता था, हमारी अनसर्टेनिटी हो जाती थी अनएम्प्लॉयमेंट की। उससे रिलेटेड बेटा ये वुमेन वर्कर्स ने किसको अटैक किया बेटा, स्पिनिंग जेनी को। देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बाय द यूज ऑफ दिस मशीन ए सिंगल वर्कर कुड टर्न ए नंबर ऑफ स्पिंडल। एक यूज ऑफ मशीन से बेटा एक सिंगल वर्कर ही बेटा नंबर ऑफ स्पिंडल्स को क्या कर सकता था, टर्न कर सकता था। एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट ए टाइम, और बहुत सारे थ्रेड्स को एक ही बार में क्या कर सकता था, स्पिन कर सकता था। दिस कोज्ड ए वैलिड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन वर्किंग इन द वूलन इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या फैल गया था, एक फियर फैल गया था। किस चीज़ का फियर था बेटा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर था, जो कि बेटा वुमेन वर्किंग जो कर रही थी वूलन इंडस्ट्री में उनका फैल गया था। दस अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब्स मेड वर्कर होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, वैसे तो होस्टाइल का मतलब दुश्मन या शत्रुता बोलते हैं हिंदी में, लेकिन होस्टाइल का मतलब यहाँ पे होता है अपोजिशन। सो अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब्स ने वर्कर को, होस्टाइल का मतलब उनका अपोजिशन किया था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का। टिल डेट दे हैड सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग। बेटा अब तक के समय तक वो किसे, हैंड स्पिनिंग के ऊपर सर्वाइव करते थे। बट दिस वाज रिप्लेस्ड इन पेरिल बाय द न्यू मशीन। बेटा अब इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाना था, एक न्यू मशीन के द्वारा रिप्लेस किया जाना था। सो व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस इन द वूलन इंडस्ट्री, द स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया बेटा वूलन इंडस्ट्री में। वुमेन स्टार्ट अटैकिंग द न्यू मशीन, वुमेन ने बेटा नई मशीन को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट था और जो ये झगड़ा था बेटा, ये क्या चलता रहा, बहुत ही समय तक, लंबे समय तक चलता रहा। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो स्पिनिंग जेनी का इंट्रोडक्शन था वो और कुछ नहीं था बेटा, नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। और इस नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था कि आपकी जो स्पिनिंग जेनी जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, इसके द्वारा कोई भी एक सिंगल वर्कर जो था एक बार में ही बहुत सारी मशीन्स को क्या कर सकता था, बहुत सारी स्पिनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता था। और अगर वो उनको कंट्रोल कर सकता था तो इसके ज़रिए क्या होता था, इसके ज़रिए बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। जो वुमेन्स आपकी इस एरिया में काम करती थी, अब उनके द्वारा क्या होता था, वो सारी की सारी अब जैसे स्पिनिंग के ऊपर कार्य करती थी, तो उनको क्या लगता था कि अब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। और उस अनएम्प्लॉयमेंट के डर के कारण उन्होंने किसको, स्पिनिंग जेनी को अटैक किया था। और ये अटैक वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था। तो अटैक का अगर मेन रीजन आपसे कभी भी कोई पूछता है, मान ले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में या वेरी शॉर्ट में, तो वो था नई टेक्नोलॉजी का आना और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का क्रिएट होना। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा वो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी और क्या फैल जाएगी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। तो ये सारे कारण होते थे बेटा जो कि स्पिनिंग जेनी से रिलेटेड थे बेटा।
तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वुमेन वर्कर्स ने बेटे ने किसको अटैक किया था बेटा, स्पिनिंग जेनी को अटैक किया था। और स्पिनिंग जेनी को अटैक का सबसे मेन कारण यही था, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट दैट वाज क्रिएटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन द फॉलोइंग। In the 17th century, merchants from towns in Europe began enjoying peasant and artisans within the villages। बेटा 17th century में बेटा मर्चेंट फ्रॉम टाउन जो थे यूरोप में बेटा बिगन एम्प्लॉइंग पीसेंट्स को और आर्टिसंस को एम्प्लॉइंग करना स्टार्ट कर दिया विद इन द विलेजेज में। उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है बेटा। इन 17th सेंचुरी में बेटा अगर आप देखोगे, इन 17th सेंचुरी द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड कंट्रोल द मार्केट। किसको कंट्रोल करता था बेटा, मार्केट को। रॉ मटेरियल्स हो गया या बेटा क्या हो गया बेटा आपके एम्प्लॉयज़ हो गए। एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द टाउन्स बेटा, और जो प्रोडक्शन होती थी बेटा गुड्स की टाउन में उसको भी करता था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड आपका एक्सपेंड हुआ एट वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग दिस टाइम, द एक्वाइजेशन ऑफ कॉलोनीज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड। अब मैंने जैसा कि आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि आपके वर्ल्ड में जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो अब सारे के सारे वर्ल्ड में लोग फैल गए, तो अब जिसके कारण बेटा कॉलोनीज में भी बहुत सारी गुड्स का डिमांड क्या हुई बेटा, क्रिएट हुई। और डिमांड में क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। तो डिमांड आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद द एक्वाइजेशन ऑफ द कॉलोनीज वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डिमांड। द प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा। जो प्रोड्यूसर्स थे ना बेटा टाउन्स में बेटा वो फेल हो गए, जितनी डिमांड थी वो उतनी सप्लाई नहीं दे पाए। मीन्स जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थी दे फेल टू प्रोड्यूस दैम। तो उनको प्रोड्यूस करने में वो क्या हो गए बेटा, वो क्या हो गए, उनको बिल्कुल भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितने की डिमांड थी। सो मर्चेंट फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप स्टार्ट मूविंग टू द कंट्री साइड बिकॉज दे कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन द टाउन्स, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन को टाउन्स में क्या नहीं कर सकते थे, एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। दिस वाज बिकॉज अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल देयर, क्योंकि वो एक क्या थे बेटा, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अर्बन क्राफ्ट्स, और उनके ऊपर उनके द्वारा बेटा परमिशन ली जाती थी राजा के द्वारा, और वो प्रोडक्शन को कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता था, वहाँ पे मोनोपोली पावर चलती थी। तो दीज वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स होते थे, वो कि क्या थे बेटा, ट्रेड क्राफ्ट्स पर्सन पीपल होते थे, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन रखते थे, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस को क्या करते थे बेटा, वो सारा का सारा उनके द्वारा होता था। कंपटीशन को भी रेगुलेट करना, प्राइसेस को भी इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, एंट्री को एग्जिट को भी न्यू पीपल की ट्रेड में क्या करना, उसको भी वो कंट्रोल करते थे। तो रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू द, इनको क्या दे दिया था बेटा उन्होंने, राइट टू प्रोड्यूस ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट में दे दिया था। दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर द मर्चेंट्स, के लिए प्रॉब्लम होती थी, वांटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग मोर मैन, सो दे टर्न्ड द पीसेंट्स टू द आर्टिसन हु लिव्ड इन द विलेज। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि जब आपका देखो सबसे पहले तो सबसे मेन रीज़न क्या था, आपकी जो प्रोडक्शन को वो इंक्रीज़ करना चाहते थे वो था बेटा इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले तो इसका कारण लिखना पड़ेगा आपको कि इंक्रीज इन डिमांड क्यों हुआ था। इंक्रीज इन डिमांड इसलिए हुआ था क्योंकि अब आपका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब कॉलोनाइजेशन के कारण क्या हुआ था कि सारे देशों में क्या लोग फैल गए थे। अब लोग सारे देशों में फैल गए थे तो उनकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई, और डिमांड क्रिएट होने का मतलब क्या था बेटा, डिमांड आपकी क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई। अब डिमांड अगर आपकी ज़्यादा हो गई तो उस डिमांड ज़्यादा होने के कारण अब प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए था बेटा, आपका ज़्यादा होना चाहिए था। प्रोडक्शन अगर आपका ज़्यादा होना चाहिए था उसके लिए आपका क्या किया गया बेटा, तो मर्चेंट्स को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये टाउन्स में पॉसिबल नहीं था। टाउन्स में पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि टाउन्स में क्या होते थे, वो जो मर्चेंट्स गिल्ड्स होते थे जो कि आपके राजा के द्वारा उनके द्वारा परमिशन ली जाती थी वहाँ की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, वहाँ के मोनोपोली की तरफ वर्क करना, वहाँ के प्राइस को कंट्रोल करना, और नए ट्रेडर्स की एंट्री एग्जिट्स इनके ऊपर डिपेंड करनी थी। तो इतना पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पे मर्चेंट अपने प्रोडक्शन को क्या कर पाएँ, इंक्रीज कर पाएँ। तो इसीलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, और वो एकदम से संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली पावर चलती थी। और मोनोपोली पावर को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर होता है, सारा कंट्रोल एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा होता है, और उसके बिना कोई भी फर्म में एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकता, वही मोनोपोली की पावर होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया मोनोपोली पावर का, जैसे भारतीय ट्रेन है, भारतीय रेलवेज है बेटा, इंडियन रेलवेज है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
ऑफ रेलवेज, कोई भी चाह कर भी उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो बेटा, वो बेटा इंडियन रेलवेज को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोनोपोली पावर है किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली पावर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मोनोपोली पावर होती थी। दैट्स वाई मर्चेंट्स ने कहाँ जाना स्टार्ट किया बेटा, तो मर्चेंट्स ने बेटा आपका टाउन्स की बजाय बेटा विलेजेस में जाना स्टार्ट किया, और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरीके से जो टाउन थे, जो मर्चेंट्स थे बेटा आपके, उससे आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन होता है कि इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगन एम्प्लॉइंग पीसेंट्स आर्टिसंस विद इन द विलेज। तो उन्होंने कहाँ पे एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया, आर्टिसंस को, कहाँ पे, विलेजेस में और वहाँ पे। तो आगे आता है बेटा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, उसको एक्सप्लेन करना है। द पोर्ट ऑफ द सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। ये मैंने आपको बताया था बेटा कि 18th सेंचुरी से पहले जब तक भारत में कॉलोनाइजेशन नहीं था तो हमारा अच्छा खासा व्यापार चलता था। हमारा कॉटन का हो गया या सिल्क से रिलेटेड हो गया या अदर प्रोडक्ट हो गए, वो सूरत का हमारा जो पोर्ट होता था बेटा, वहाँ से सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे शिप होते थे। लेकिन जैसे ही कॉलोनाइजेशन हुआ था तो यहाँ पे सूरत को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, नए पोर्ट मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसके रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि 18th सेंचुरी में हमारा जो प्रोडक्शन था वो सूरत में क्यों कम हो गया, उसका कम होने का कारण क्या था। तो उसके रिगार्ड में आपको ये क्वेश्चन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। द पोर्ट ऑफ द सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन ट्रेड विद इंडिया। बेटा जो पोर्ट ऑफ सूरत है बेटा वो डिक्लाइन हो गया बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ऑन द अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज। बेटा किसकी पावर ग्रो हुई बेटा, यूरोपियन कंपनीज की। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। द पोर्ट ऑफ सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट। हमेशा ध्यान रखना, सूरत को कभी भी पोर्ट बोला जाएगा तो अगर कॉलोनियल के रिगार्ड में अगर किसी को इसको पोर्ट बोलना है तो इसको हम प्री कॉलोनियल पोर्ट बोलेंगे। इट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट को जोड़ता था, और ये कॉलोनाइजेशन से पहले का पोर्ट था। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड वाज ऑपरेटेड थ्रू द पोर्ट। एक वाइब्रेंट सी ट्रेड होती थी बेटा जो इस पोर्ट के द्वारा की जाती थी। वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर वन इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स हो गए या बैंकर्स हो गए बेटा, वो इन्वॉल्व होते थे इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में। बट बाय द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन बेटा। लेकिन 1750 के बाद यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहे थे इंडियन मर्चेंट्स बेटा, वो ब्रेकिंग डाउन हो रहा था बेटा। तो यूरोपियन सिक्योर्ड मैनी कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। तो यूरोपियन के जो उन्होंने सिक्योर कर लिया यूरोपियंस ने मैनी कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट से, एज वेल एज मोनोपोली राइट टू द ट्रेड बेटा, और उन्होंने मोनोपोली राइट्स ले लिए बेटा ट्रेड्स के बेटा। यूरोपियन कॉलोनीज डेवलप्ड द बम्बे पोर्ट इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी में जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था बेटा कि सूरत का पोर्ट का जितना भी भार था, जितना भी वहाँ से ट्रेड होता था, सबको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था बेटा, सबको आपका बॉम्बे पोर्ट पे शिफ्ट कर दिया गया था। और लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी तक बॉम्बे पोर्ट को क्या कर दिया गया है बेटा, डेवलप्ड कर दिया गया। दिस लेड टू ए डिक्लाइन टू द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत, जिससे एक डिक्लाइन हो गया बेटा कहाँ पे, जो ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत था बेटा वहाँ पे। और हुगली के जो पोर्ट थे, ये दो ही पोर्ट माने जाते थे जो कॉलोनाइजेशन से पहले के प्री कॉलोनियल पीरियड के थे बेटा। कौन कौन से, सूरत और हुगली पोर्ट थे। तो वेयर द लोकल मर्चेंट हैड ऑपरेटेड, जो लोकल मर्चेंट वहाँ पे ऑपरेटेड करते थे। एक्सपोर्ट स्लोड एंड लोकल बैंक शेयर वांट बैकरप्ट। एक्सपोर्ट आपका क्या होगा, स्लोड हो गया, और लोकल बैंकर्स आपके क्या हो गए, यहाँ पे बैंकरप्ट हो गए। तो ये सब हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, उनको पावर मिली, एंड दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज द एक्टिविटीज इन सूरत पोर्ट, जिनकी वजह से सूरत पोर्ट में एक्टिविटीज़ क्या हो गई बेटा, डिक्रीज होगी। कंसिक्वेंटली सी ट्रेड फ्रॉम सूरत डिक्लाइन, और सूरत से क्या हो गया बेटा, डिक्लाइन हो गया। आपको इस क्वेश्चन के बारे में कभी भी कुछ लिखना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि जब अगर सूरत पोर्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो एक प्री कॉलोनियल पोर्ट था बेटा। यूरोपियन कंपनीज़ के आने से पहले यहाँ पे सारे के सारे ट्रेड इंडियंस के द्वारा किए जाते थे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ऑपरेटेड किया जाता था। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता था, और यहाँ पे बैंकर्स वगैरह भी थे जो इसको फाइनेंस करते थे। लेकिन जैसे यूरोपियन कंपनी आई, उन्होंने सबसे पहले तो क्या ले लिया, कंसेशन ले लिया कोर्ट से। कंसेशन लेने के बाद अब क्या हुआ आगे, उन्होंने इनके क्या ले लिए, मोनोपोली राइट्स ले लिए ट्रेड के। अब मोनोपोली राइट्स लेने के बाद जो बॉम्बे पोर्ट था, जो कि सूरत से लगता पोर्ट है, वहाँ के हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक उस पोर्ट को क्या कर लिया उन्होंने,
उस पोर्ट को क्या कर लिया, उन्होंने उसको डेवलप्ड कर लिया। डेवलप्ड करने के बाद जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज की पावर बढ़ी तो वहाँ से एक्सपोर्ट घटकर अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, बॉम्बे पोर्ट पे शिफ्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट के डिक्लाइन होने के कारण जो भी फाइनेंस करते थे बेटा वो क्या हो गए बेटा, बैंकरप्ट हो गए। और बैंकरप्ट होने के कारण सारा का सारा जो काम था बेटा सूरत के ऊपर या हुगली पोर्ट, जो कि हमारे 2 प्री कॉलोनियल पोर्ट थे बेटा, ये हमारे कहाँ हो गए बेटा, शिफ्ट हो गए। जिसके कारण जो एक्सपोर्ट था बेटा वो हमारा क्या हो गया बेटा, सारा का सारा ब्रेकडाउन हो गया। तो बाय 1750 तक ऐसा माना जाता है कि 1750 तक जो नेटवर्क था हमारा वो क्या हो गया बेटा, इंडियन मर्चेंट का क्या हो गया, ब्रेकिंग डाउन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरत पोर्ट का डिक्लाइन होने का कारण जो था वो था बेटा यूरोपियन कंपनीज़ का आना और उनके द्वारा मोनोपोली राइट को लेना और ट्रेड के अंदर, ताकि वो खुद ट्रेड कर सकें, और बॉम्बे पोर्ट का डेवलप्ड होना। ये सबसे मेन कारण बताए जाते हैं जिससे के द्वारा हम बोल सकते हैं कि हमारा सूरत पोर्ट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। यही आपके किसके अंदर था बेटा, क्वेश्चन के अंदर था। आगे चलते हैं। 1 का डी, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्ताज। देखो गोमस्ताज का वर्ड आता है तो मैंने आपको बता दिया, वीवर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, एडवांस वगैरह देने के लिए रूरल एरियाज़ में बेटा, तो यूरोपियन कंपनीज ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया था जिनको गोमस्ताज बोलते थे, जो सुपरवाइज करते थे वीवर्स को बेटा। तो उस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करना है, ये हमने वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ा था। तो क्या बताया गया है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्ताज टू सुपरवाइज व्यूवर्स इन द इंडिया। उन्होंने व्यूवर्स को इंडिया में सुपरवाइज करने का कार्य किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्ताज। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वांटेड टू हैव ट्रेड मोनोपोली अवर कॉटन प्रोडक्शन बेटा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, मोनोपोली। मोनोपोली के बारे में मैंने आपको बता दिया बेटा, ओनली सिंगल आपका क्या होता है बेटा, बायर और सेलर। बायर क्या होता है, सिंगल होता है, और जो कि सारा का सारा कंट्रोल वही रखता है। सॉरी, इसमें बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेलर क्या होता है, एक सिंगल होता है, जो कि एक सिंगल ही उसके ऊपर ऑपरेट कर सकता है, उसको मोनोपोली बोलते हैं बेटा। तो कंपनी क्या वांटेड चाहती थी, इसके ऊपर आपका मोनोपोली चाहती थी। कंपनी डिड नॉट वांट द इंडियन वीवर्स टू सप्लाई देयर कॉटन प्रोडक्ट्स बेटा। कंपनी डिड नॉट वांट द इंडियन वीवर्स, तो कंपनी इंडियन वीवर्स को नहीं चाहती थी टू सप्लाई देयर कॉटन प्रोडक्ट टू द यूरोपियन कंपनीज़, कि वो सप्लाई करें बेटा अपने किसको, कॉटन प्रोडक्ट को दूसरी यूरोपियन कंपनीज़ को। क्योंकि अगर पहले वो यूरोपियन कंपनीज़ को अगर सप्लाई करते थे तो उन्हें बारगेनिंग की पावर मिलती थी। बारगेनिंग का मतलब क्या है कि बायर्स 2-3 होते थे जो अच्छे पैसे लगाता था, उनको हमारा कॉटन बेच दिया जाता था। लेकिन इसके द्वारा यूरोपियन कंपनी जैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कॉटन सिर्फ हमें इसके ऊपर क्या मिले, हमें मोनोपोली पावर मिले, और अगर मोनोपोली पावर होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी बेटा किन के दिमाग में, हमारे यूरोपियन कंपनीज़ के माइंड में यही बात चलती थी। तो इसीलिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, गोमस्ताज को अपॉइंट किया था। तो आगे देखिए, द कंपनी डिड नॉट वांट इंडियन वीवर टू सप्लाई देयर कॉटन प्रोडक्ट टू द अदर यूरोपियन कंपनीज। इट ट्राइड टू एलिमिनेट द ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। ये जो एलिमिनेट करना चाहती थी किनको, ट्रेडर्स को भी और ब्रोकर्स को भी। कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड, जो कि किसके साथ कनेक्टेड थे बेटा, क्लोथ ट्रेड के साथ कनेक्टेड थे बेटा। उनको क्या करना चाहती थी बेटा, एलिमिनेट करना चाहती थी। एंड एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द व्यूवर्स, और व्यूवर्स के ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल चाहती थी बाय अपॉइंटिंग पेड सर्वेंट्स बेटा। और ये सारे के सारे क्या होते थे, पेड सर्वेंट होते थे, जिनको क्या बोलते थे बेटे, गोमस्ताज बोलते थे। टू सुपरवाइज व्यूवर्स को सुपरवाइज करना, कलेक्ट सप्लाईज को कलेक्ट करना, और एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ को एग्जामाइन करना। अब ध्यान दीजिए, 3 चीज़ें बताई गई हैं, सुपरवाइज करना व्यूवर्स को, कलेक्ट करना सप्लाईज को, एग्जामाइन करना क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स को बेटा। दीज गोमस्ताज गिव लोन्स टू द व्यूवर्स। ये गोमस्ताज क्या करते थे बेटा, लोन देते थे किनको, व्यूवर्स को, टू परचेज द रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। वंस दे टुक लोन्स, अगर उन्होंने लोन ले लिया, दे आर ओब्लिगेटेड टू द ब्रिटिश के प्रति ओब्लिगेशन हो जाता था, मजबूरी हो जाती थी। दे हैड टू हैंड ओवर द क्लोथ दे प्रोड्यूस, तो उन्हें क्लोथ जो प्रोड्यूस किया उसको हैंड ओवर करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोन ले लिया था बेटा। दे कुड ओनली टेक इट टू द अनदर, और ये कब ले सकते थे बेटा, ये हमारा कब ले सकते थे, ये हमारा तभी ले सकते थे कि जब हमारा कुड टेक ओनली अदर
ट्रेडर्स बेटा, कि ताकि कुड नॉट टेक टू द अदर ट्रेडर्स के पास से क्या नहीं ले सकते थे बेटा, ये लोन नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बेटा जो गोमस्ताज हमारे आते हैं बेटा, ये किस तरीके से उन्होंने हमारे जो सर्वेंट्स हैं, वीवर्स हैं बेटा, उनके ऊपर कंट्रोल किया। तो एक्चुअल में क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब हमारा जो कॉटन क्लॉथ्स होता था, हमारा जो कॉटन क्लॉथ्स था बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें क्या होता था, जो वीवर्स होते थे ना, वो वीवर्स क्या करते थे, उन वीवर्स के द्वारा उनको बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज होती थी, 2-3 कंपनी थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी और 1-2 कंपनी और थी बेटा, वहाँ पे बारगेनिंग पावर चलती थी। और हम जो कॉटन क्लोथ्स को बेचते थे तो उसमें जो अच्छा प्राइस मिलता था, तो प्राइस भी अच्छे मिलते थे, जब बारगेनिंग पावर होती थी तो उनको बेच देते थे। लेकिन यूरोपियन की जो कंपनीज है बेटा, वो क्या चाहती थी, मोनोपोली पावर चाहती थी। मोनोपोली पावर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ वही उनका कॉटन का क्लोथ खरीदें और कोई उनका क्लोथ ना खरीदे। ये मोनोपोली पावर को चलाने के लिए उन्होंने गोमस्ताज को अपॉइंट किया बेटा। ये लोग होते थे जो कि इनको सैलरी दी जाती थी, जो कि बेटा प्रोडक्शन की सप्लाई भी लेते थे, क्राइसिस के टाइम पर लोन्स भी देते थे और उनके विलेज में उनके साथ ही रहते थे बेटा, उनको गोमस्ताज बना दिया जाता था। तो एक्चुअल में क्या होता था, जब भी आपका प्रोडक्शन का टाइम आता था तो रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते थे बेटा, किनको, जो कि क्लोथ्स बनाने वाले वीवर्स होते थे, उनको क्या दे देते थे बेटा, ये उनको ये पैसे दे देते थे। और एक बार उन्होंने अगर लोन को ले लिया तो फिर ओब्लिगेशन हो जाता था। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, मजबूरी होता है। फिर मजबूरी हो जाती थी कि अब इसके बाद आपको जो आपका कॉटन का प्राइस है, जो कॉटन है बेटा, वो किसको देना पड़ेगा, वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते थे बेटा, ऑब्लिगेशंस हो जाते थे, किनके, वीवर्स के यहाँ पे क्या हो जाते थे, ऑब्लिगेशंस हो जाते थे। जिसके कारण क्या होता था बेटा, इन ऑब्लिगेशंस के कारण ही क्या होता था, वो उनके प्रति क्या हो जाता था, उनको ही सारे के सारे क्या देने पड़ते थे, ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। किनको, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करनी पड़ती थी, चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो उनको क्या बोलते थे बेटा, हम गोमस्ताज बोलते थे, उनको हम क्या बोलते थे, गोमस्ताज बोलते थे। आगे देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द। अब हमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बताने हैं बेटा, ईच स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है बेटा। At the end of the 19th century, about 80% of the total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। टेक्नोलॉजी आई तो थी, लेकिन एकदम से सारा टेक्नोलॉजी नहीं, आउटसाइड द फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी के अलावा भी प्रोडक्शन होता था। तो 80% वर्कफोर्स बिल्कुल भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं थी, ये बिल्कुल धीरे धीरे हुआ था। एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक भी ऐसा प्रोडक्शन होता था जो फैक्ट्री के आउटसाइड से होता था। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में 80% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो थी बेटा, वो यूरोप की टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिल्कुल नहीं थी। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट आएगी बेटा, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट होगी। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट की स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो फाइन टेक्सटाइल था बेटा, प्री कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और ये जो इंटरनेशनल मार्केट है इसको डोमिनेट करता था। लेकिन हमारा जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जैसे ही जो मोनोपोली पावर मिला था बेटा, उसके बाद जैसे ये इंपोर्ट वगैरह का खेल खेला गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को पुट कर दिया गया था, जिसके द्वारा हमारा जो टेक्सटाइल है बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्राइस ज़्यादा हो जाते थे। फाइन क्वालिटी का तो वो तब भी होता था, लेकिन वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट क्या हो गए बेटा, डिक्रीज हो गए। तो 18th सेंचुरी के बारे में बात करें हम, 18th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो हमारा जो टेक्सटाइल होता था बेटा इंटरनेशनल मार्केट में, वो बिल्कुल किस क्वालिटी का होता था, फाइन क्वालिटी का होता था। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा। अमेरिकन सिविल वार रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अमेरिकन सिविल वार के रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द कॉटन एक्सपोर्ट क्या हो गए थे बेटा, बिल्कुल डिक्रीज हो गए थे। क्योंकि अमेरिकन सिविल वार का सीधा इफेक्ट किनके ऊपर पड़ा था बेटा, हमारे कॉटन एक्सपोर्ट्स के ऊपर पड़ा था बेटा, जिससे हमारा रिडक्शन हो गया था बेटा किसका, कॉटन एक्सपोर्ट का। बल्कि उसकी बजाय बेटा जो मिलिट्री के प्रोडक्ट्स हैं बेटा, जिसमें हमारी यूनिफॉर्म वगैरह थी, लेदर के शूज़ थे या हॉर्स की सैडल्स वगैरह थी, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हमारा होना स्टार्ट हो गया और इन सब चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन ने, और कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है बेटा वो क्या हो गया था, रिडक्शन हो गया था।
अगला है क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल एनेबल हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, शटल का जब इस्तेमाल करने लगे हैंडलूम में बेटा, तो उसके द्वारा किसकी, तो वर्कर ने इम्प्रूव किया था किसको, प्रोडक्टिविटी को। ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ ए वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि इंट्रोडक्शन जो हुआ था शटल का, जब इंट्रोडक्शन हुआ बेटा तो उसने क्या किया था बेटा, शटल को एनेबल किया था हैंडलूम वर्कर को टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होता है बेटा, आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हमने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस को किया है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में आएंगे और सेकंड पार्ट में इसके अगले वाले क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ, इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को किया है। इसके अंदर हमने जो जो क्वेश्चंस को किया है वो किया है, एक तो वुमेन वर्कर ने ब्रिटेन ने अटैक किया स्पिनिंग जेनी को, इसको एक्सप्लेन करना था। एक हमने क्या 17वीं सेंचुरी में मर्चेंट्स ने बेटा टाउन की बजाय विलेजेज में बेटा पीसेंट और आर्टिसंस को एम्प्लॉयड किया, क्यों किया उसका कारण हमने पढ़ा। पोर्ट ऑफ सूरत हमारा डिक्लाइन हुआ 18वीं सेंचुरी में, उसके बारे में पढ़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया बेटा किनको, गोमस्ताज को सुपरवाइज करने के लिए व्यूअर्स को इंडिया में, ये इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट पढ़ी बेटा, जो कि हमारी सेकंड क्वेश्चन में आई थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अपने वाली नेक्स्ट वाली वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।